नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। आज की क्लास में हम लोग डीसी जो जनरेटर चैप्टर चल रहा है उसके अंदर दोष कह सकते हैं, जैसे आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन, उन दोनों को हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं और उनको निवारण जो है किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं वो आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है, तो क्लास को अंत तक देखिएगा। और अगर आपने पीछे की क्लासें नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे या आई बटन में उनके लिंक मिल जाएंगे, तो क्लास के अंत में आप उन क्लासों को भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग जो है सबसे पहले पढ़ते हैं आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन क्या है? तो आर्मेचर के अंदर क्या पैदा होता है? एक ईएमएफ पैदा होता है। इसको हम लोग जो है एक हल्के से डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके क्या है, दो पोल है और आपका बीच में क्या है, ये एक आर्मेचर लगा हुआ है। ये आपका एक आर्मेचर लगा हुआ है, ये आपके दो क्या है, पोल है और इनका क्या है, फ्लक्स है। तो हमने देखा था कि जब ये जो फ्लक्स है इसको हम आर्मेचर को घुमाते हैं, तो आर्मेचर को घुमाने के बाद में क्या होता है, आर्मेचर इस फ्लक्स को काटता है। आर्मेचर इस फ्लक्स को काटता है और हमने इस तरीके से जब चालक के बारे में पढ़ा था या आर्मेचर के बारे में पढ़ा था, तो क्या था कि यहाँ पर एक क्या पैदा होता है, ईएमएफ पैदा होता है। तो जब इस फ्लक्स को आर्मेचर आपका काटता है तो आर्मेचर के काटने के कारण क्या पैदा होता है, ईएमएफ पैदा होता है। और ईएमएफ पैदा होता है तो ईएमएफ ये जो है बाहर आउटपुट में भी देगा। तो जब ये ईएमएफ बाहर आउटपुट में लोड के लिए देता है तो उस टाइम क्या होता है कि इसके अंदर जो है एक रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन किस कारण से होता है, तो आपने लेंज का नियम पीछे पढ़ चुके हैं। तो उसमें क्या था कि जब भी हम प्रेरित ईएमएफ की बात करेंगे या करंट की बात करेंगे या चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे, तो वो क्या करता है कि पैदा होने वाले कारणों का हमेशा क्या करता है, विरोध करता है। तो इसमें जो ईएमएफ पैदा हो रहा है, यानी कि ये कॉइल ही तो है, इसमें आपने तांबे की एक कॉइल ही तो लगा रखी है। आपने यहाँ पर क्या कर रखा है, इस तरीके से तांबे की कॉइल को ही आर्मेचर के अंदर लगा रखा है। तो इस तांबे की तार को जब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को काटेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र काटने के कारण क्या होगा, इसमें भी एक ईएमएफ पैदा होगा। ईएमएफ पैदा होगा और करंट चलेगी। इसका मतलब क्या, ये कॉइल है और करंट आ रही है इसमें, तो इसका मतलब ये भी कुछ ना कुछ फ्लक्स बनाएगी। तो ये जो फ्लक्स बना रही है वो मुख्य जो फ्लक्स होता है उसका विरोध करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये किसके कारण पैदा हो रही है, तो इसके अंदर एक फ्लक्स था। आपके जो मेन जो पोल थे उन मेन पोल के अंदर एक फ्लक्स था और उस फ्लक्स को आपका आर्मेचर जो था उसने काटा, जिसके कारण उसके अंदर एक ईएमएफ पैदा हुई या फिर एक फ्लक्स पैदा हुआ। तो लेंज का नियम हमें क्या बताता था? लेंज का नियम हमें ये बताता था कि जो आपका पैदा होने वाला करंट है, ईएमएफ है या फिर फ्लक्स है या फिर चुंबकीय क्षेत्र बोल सकते हैं, तो वो किसका विरोध करता है, तो पैदा होने वाले कारणों का, जिसके कारण वो पैदा होता है। तो जिसके कारण पैदा होता है तो वो किसके कारण पैदा हो रहा है, तो ये जो है मेन फ्लक्स बोल सकते हैं अपने, ये मेन फ्लक्स के कारण आपका पैदा हुआ है। तो आपका जो आर्मेचर में जो ईएमएफ पैदा होगा या आर्मेचर में जो फ्लक्स पैदा होगा वो हमेशा इस ईएमएफ का या इस फ्लक्स का विरोध करेगा। तो इस विरोध करने वाले स्वभाव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। चीज समझ में आ गई? यानी कि आर्मेचर रिएक्शन क्या है, तो आर्मेचर के अंदर जो ईएमएफ पैदा हो रहा है या मुख्य आर्मेचर में जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है, आर्मेचर में जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है उसका जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र है उसके ऊपर जो पड़ने वाला प्रभाव है, रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया, आर्मेचर के अंदर जो पैदा होने वाला है उसका जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला जो प्रभाव है उसी को हम लोग आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। इसको हम लोग आगे देखने की कोशिश करते हैं, ये किस तरीके से वर्क करता है, ये कितने प्रकार का है।
ये आपका जो है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? तो पहला आपने बोल सकते हैं चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव। इस आर्मेचर रिएक्शन के 2 प्रभाव या 2 प्रकार बोल सकते हैं। चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव, क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट। अब इसके बाद में दूसरा प्रभाव तो विचुंबकन प्रभाव। विचुंबकन प्रभाव। अब विचुंबकन प्रभाव और चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव या फिर क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है या दोनों है क्या? तो पहले अपने देखते हैं चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव क्या है। तो इसमें क्या होता है कि आपके ये 2 पोल हो गए और ये आपका आर्मेचर हो गया। इसमें क्या होता है, इस तरीके से आपका जो फ्लक्स है, जो आपका फ्लक्स होता है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग आर्मेचर को घुमाते हैं और आर्मेचर में जो करंट पैदा होता है, आर्मेचर में जो करंट पैदा होता है उसके कारण क्या होता है, शुरुआती टाइम में आपका जो MNA है, शुरुआती टाइम में आपका MNA और आपका जो GNA है, यानी कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, चुंबकीय उदासीन अक्ष और जो है ज्यामितीय उदासीन अक्ष जो है, दोनों एक ही स्थान पर होते हैं शुरुआत में। जब हम लोग जनरेटर बंद की कंडीशन में बात कर रहे हैं या फिर जनरेटर शुरुआती कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो शुरुआती टाइम में क्या होता है, दोनों एक ही जगह पर होते हैं। तो जिसके बाद में क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर फ्लक्स का मान क्या है, 0 है। आर्मेचर में शुरुआती टाइम में क्या है, फ्लक्स का मान 0 है। फ्लक्स का मान 0 है, इसी का मतलब क्या है कि ये जो है कोई भी विरोध नहीं कर रहा है, कोई भी विरोध नहीं कर रहा है। तो आपका जो आर्मेचर रिएक्शन है वो आर्मेचर रिएक्शन नहीं हो रही, तो आपका GNA और MNA एक जगह के ऊपर स्थिर पड़े रहते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं थोड़े से टाइम के बाद में, तो उसमें क्या होता है आपका, इसमें इस टाइम आपकी क्या होती है कि जब हम लोग इसके ऊपर लोड डालते हैं, यानी कि इससे करंट बाहर आउटपुट में जब लेते हैं, तो करंट जब बाहर आउटपुट में लेते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि आपका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। यानी कि उसका जो रास्ता है वो थोड़ा सा विकृत हो जाता है, आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका रास्ता। तो चुंबकीय क्षेत्र का रास्ता विकृत होने के कारण क्या होता है कि आपका जो GNA है, आपका जो GNA है वो GNA तो यही रहता है, लेकिन आपका जो MNA होता है वो MNA क्या होता है, खिसक जाता है। यानी कि शुरुआती टाइम की बात करेंगे तो MNA और GNA दोनों एक ही जगह पर है। जब दोनों एक ही जगह पर है, क्यों है, तो क्योंकि आपका आर्मेचर जो है उस आर्मेचर में कोई भी फ्लक्स नहीं है और वो कोई भी विरोध नहीं कर रहा है, जिसके कारण आर्मेचर रिएक्शन ही नहीं हो रहा। तो शुरुआती टाइम में आपका जो फ्लक्स है वो एक्यूरेट सीधा पड़ा हुआ है। लेकिन जब हम लोग उसके ऊपर लोड डालते हैं, तो लोड डालने के बाद में क्या होता है कि आपका लोड पड़ने के कारण इसके अंदर भी एक फ्लक्स बनता है, और वो फ्लक्स किसका विरोध करता है, तो जिसके कारण पैदा होता है। और पैदा किसके कारण हो रहा है, तो आपके जो पोल है या फिर हम बोल सकते हैं मेन जो फ्लक्स है, उस मेन फ्लक्स के कारण पैदा हो रहा है। तो मेन फ्लक्स का विरोध करता है, विरोध करने के कारण क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। तो ये जब मेन फ्लक्स का विरोध करने के कारण टेढ़ा होगा, तो आपका जो GNA है वहां से MNA थोड़ा सा खिसक जाता है। यानी कि अब इसके कारण होता क्या है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण। तो जब चुंबकीय प्रभाव की हम बात करेंगे, चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव की, तो हम इसके अंदर देखते हैं कि शुरुआती टाइम में आपका जो MNA और GNA है दोनों एक स्थान पर होते हैं, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन के कारण आपका जो है जो MNA है खिसक जाता है, MNA खिसक जाता है। अब MNA अगर खिसक गया तो क्या होगा, तो MNA खिसकने के कारण हम देखते थे कि जो ब्रश थे, कार्बन जो ब्रश हम लगाते हैं कम्यूटेटर के ऊपर, तो उनको कहाँ पर स्थापित करते हैं, MNA की स्थिति में स्थापित करते हैं। तो कार्बन के ब्रश शुरुआती टाइम में अगर यहाँ पर थे, तो आपका जो ब्रश है वो तो यहीं पे पड़े हुए हैं,
लेकिन MnA खिसक गया। तो MnA अगर खिसक गया इसका मतलब क्या है कि स्पार्किंग होगी आपकी। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होगी, स्पार्किंग होगी। यानी कि आपको सीधा सा समझ में आना चाहिए कि आपका जो MnA है वो खिसकने के कारण जो ब्रश है वो ब्रश यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो उसके कारण आपका जो MnA खिसकने के कारण क्या होगा, स्पार्किंग होगी। अब आपका जो चुंबकीय विक्षेप प्रभाव को बोल सकते हैं किस तरीके से खत्म किया जा सकता है। चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है, तो एक ही तरीका है कि जो ब्रश है आपके, जो कार्बन के जो ब्रश यूज कर रहे हो उनके ब्रशों को खिसकाकर MnA पर स्थापित करके यानी कि हम लोग चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव को किस तरीके से खत्म कर सकते हैं। तो आपके जो ब्रश है उनको हम लोग थोड़ा सा यहाँ से खिसकाएंगे और खिसकाने के बाद में धीरे धीरे MnA जहाँ पर हमारा अब नया MnA बना है उस जगह के ऊपर अगर ले जाकर स्थापित कर देंगे तो उसके बाद में जो स्पार्किंग है वो खत्म हो जाएगी। यानी कि चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव जो है हम लोग या फिर आर्मेचर रिएक्शन जो है, इसके कारण जो आर्मेचर रिएक्शन आपकी हो रही है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आपका जो आर्मेचर रिएक्शन है उसका चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव क्या है। तो चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव यही है कि शुरुआती टाइम में जो आपका फ्लक्स होता है वो आर्मेचर पैदा नहीं करता है, और जब हम लोग उसके ऊपर लोड डालते हैं या फिर जैसे ही हम लोग उससे फ्लक्स आर्मेचर के अंदर पैदा होता है तो वो उन कारणों का विरोध करता है लेंज के नियम के कारण। लेंज का नियम ये बताता था कि जिसके कारण आपका जो फ्लक्स है, आपका जो EMF है या जो करंट है पैदा होता है वो उन्हीं कारणों का विरोध करता है। तो आपका यहाँ पर फ्लक्स किस कारण से पैदा हो रहा है, तो मेन जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके कारण पैदा हो रहा है, इसीलिए इनका विरोध करेगा और आपका जो ये है चुंबकीय क्षेत्र है ये थोड़ा सा विकृत हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, और टेढ़े होने के कारण आपका जो MnA है वहाँ से GNA खिसक जाएगा। इस स्थिति को हम लोग चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव कहते हैं। इसको दूर इसके कारण होगा क्या, इसके कारण होगा क्या, तो इसके कारण क्या होगा, तो आपका MnA खिसकने के कारण आपके जो ब्रश है वो ब्रश यहाँ पे लगे हुए होंगे। तो ब्रश यहाँ पे लगे हुए होंगे तो उनके ऊपर क्या होने लगेगी, स्पार्किंग होने लगेगी। स्पार्किंग होने लगेगी तो इसीलिए इनको खिसकाकर हम लोग MnA की स्थिति में कर देते हैं। भाई चीज़ समझ में आ गई, तो जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। उसके बाद में विचुंबकन प्रभाव देखते हैं। अब देखते हैं विचुंबकन प्रभाव कि विचुंबकन प्रभाव क्या है। तो आपका जो चुंबकन प्रभाव है उसमें क्या होता है कि अभी मैंने आपको बताया कि जब आपका आर्मेचर जो है उसमें जब करंट पैदा होगा या फिर जो फ्लक्स पैदा होगा उस फ्लक्स के कारण क्या होगा कि वो विरोध करने वाले स्वभाव का होगा। लेंज के नियम के कारण विरोध करने वाले स्वभाव का होगा। तो ये विरोध करने वाले स्वभाव का होगा तो इसका मान अगर बढ़ता जाएगा, यानी कि इसके अंदर जो फ्लक्स पैदा हो रहा है, हम लोग आर्मेचर का फ्लक्स बोल देते हैं जिससे इसको, और इसका हम बोलते हैं मेन फ्लक्स बोल देते हैं। तो अगर आपका आर्मेचर का जो फ्लक्स है उसका मान धीरे धीरे बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन ऐसी आ गई कि आपका जो मेन फील्ड फ्लक्स है वो मेन फील्ड फ्लक्स को डीमैग्नेटाइज यानी कि उसको जो है उदासीन करने वाले स्वभाव का हो गया। तो ऐसी कंडीशन भी पाई जा सकती है आपके जनरेटर में, क्योंकि जैसे जैसे आपका लोड बढ़ेगा, लोड करंट का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका फील्ड फ्लक्स या आर्मेचर फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो आर्मेचर फ्लक्स बढ़ेगा तो एक कंडीशन ऐसी आ सकती है कि ये पूरा का पूरा आपका जो पोल होंगे उनको डीमैग्नेटाइज कर दे। तो डीमैग्नेटाइज करने की कंडीशन भी आ सकती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव बोलते हैं। यानी कि आर्मेचर जो होगा उस आर्मेचर के अंदर एक इतना जो है फ्लक्स पैदा हो जाए कि जो मेन जो फील्ड फ्लक्स थे
उनको डीमैग्नेटाइज पूरा का पूरा कर दे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव बोलेंगे भाई। समझ में आ गया। अब ये होता क्या है या किस तरीके से वर्क करता है। इसके कारण क्या क्या होगा, तो चुंबकीय जो विक्षोभ, ये विचुंबकन जो प्रभाव है, इस विचुंबकन प्रभाव में क्या होता है कि आपका जो मेन चुंबकीय जो फ्लक्स होता है वो क्या हो जाता है, डीमैग्नेटाइज होने की कंडीशन में आ जाता है। तो डीमैग्नेटाइज होने की कंडीशन में अगर आ रहा है तो इसके कारण क्या होगा, तो सबसे पहले डीसी मशीन की दक्षता कम हो जाएगी। डीसी मशीन की क्या हो जाएगी, दक्षता कम हो जाएगी, यानी कि एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी कम होने लगेगी। आर्मेचर रिएक्शन की बात करेंगे तो इस आर्मेचर रिएक्शन में ये आ जाएगा कि क्या होगा, स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग होती है। दूसरा इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, दक्षता तो कम होगी लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है, ईएमएफ का मान भी कम हो सकता है। ईएमएफ का मान भी कम हो सकता है। तो इतनी सारी की सारी जो कंडीशन है वो हमारे जनरेटर के अंदर आ सकती है, यानी कि डीसी मशीन जो अपना है उसकी दक्षता भी कम हो सकती है, स्पार्किंग भी हो सकती है, ईएमएफ का जो मान है वो ईएमएफ का मान भी क्या हो सकता है, कम हो सकता है। अब ये जो विचुंबकन प्रभाव है, यानी कि डीमैग्नेटाइज होने की जो कंडीशन है वो ना आए, या आर्मेचर जो रिएक्शन है उसको कम कैसे करें, ठीक है, या डीमैग्नेटाइज होने की कंडीशन ना आए तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए हमें। ये तो हो गए हमारे कारण कि इनके कारण क्या होगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं निवारण की। निवारण, निवारण क्या होगा, ये तो सारे के सारे दोष हो गए। अब निवारण क्या होगा, तो निवारण होता है कि अगर छोटे हैं डीसी जनरेटर तो उसके अंदर क्या होता है कि आप जो है फील्ड वाइंडिंग के एम्पियर टर्न बढ़ा दीजिए। फील्ड वाइंडिंग के क्या कर दीजिए, एम्पियर टर्न बढ़ा दीजिए, यानी आर्मेचर वाइंडिंग के एम्पियर टर्न, सॉरी आर्मेचर वाइंडिंग के आर्मेचर वाइंडिंग के एम्पियर टर्न बढ़ा दीजिए। इस तरीके से आपका जो है विचुंबकन प्रभाव है वो कम हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका है कि आप आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग स्थापित करके आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में कंपनसेटिंग वाइंडिंग स्थापित करके विचुंबकन प्रभाव को कम किया जा सकता है। यानी कि आर्मेचर रिएक्शन का जो आपका चुंबकीय प्रभाव था उसको पहले को किस तरीके से कम कर सकते थे, तो हम जो ब्रश थे उनको जीएनए से एमएनए पर खिसकाकर इसको कम कर सकते थे। अगर हम विचुंबकन प्रभाव की बात करेंगे तो उसको कम कैसे कर सकते हैं, तो अगर छोटे जनरेटर हैं तो आपके आर्मेचर वाइंडिंग के एम्पियर टर्न बढ़ा दीजिए, कम हो जाएगा। अगर बड़े जनरेटर है तो आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में कंपनसेटिंग वाइंडिंग स्थापित की जाती है। अब इस कंपनसेटिंग वाइंडिंग को पूरे के पूरे देख लेते हैं, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का जिक्र डीसी जनरेटर जो चैप्टर है उसकी पीछे की क्लासों में भी आ चुका है एक बार, जब हमने सिरे किए थे, यानी कि जब मैंने टर्मिनल बताए थे कि आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल कैसे होते हैं, फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल कैसे होते हैं, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के कैसे होते हैं, वहां पर आपको जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, जो इंटरपोल वाइंडिंग है, उनके टर्मिनल भी साथ में बताए थे।
मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम टाइम में पूछ लिए जाते हैं। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात करते हैं सिरों की। तो टर्मिनल जो होंगे C1 C2, टर्मिनल जो होंगे आपकी वाइंडिंग के, उनको किसके द्वारा शो किया जाएगा? C1 C2 के द्वारा। दूसरा क्या है, कहां पर जुड़ी होती है? तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में आपकी जो है कंपनसेटिंग वाइंडिंग जुड़ी होती है। स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है? तो मोटे तार व कम टर्न, मोटे तार व कम टर्न, यानी कि आपकी जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होगी वो हमेशा मोटे तार और कम टर्न की बनी होती है। क्यों बनी होती है? तो एक डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि एक ये आपका क्या है, शंट फील्ड वाइंडिंग है, आर्मेचर आ गया, ये आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग आ गई, तो यहां पर इस तरीके से आपकी ये जुड़ी होती है। इस तरीके से यहां पर अगर ये जुड़ी होगी तो उस टाइम क्या होगा कि आर्मेचर जो करंट है, उस आर्मेचर करंट को पूरा का पूरा इसको सहन करना पड़ेगा, इसीलिए ये मोटे तार और कम टर्न की जुड़ी होती है। और दूसरा श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। तो श्रेणी क्रम में मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, जब भी कोई भी वाइंडिंग की बात आएगी जो श्रेणी क्रम में जुड़ेगी वो हमेशा मोटे तार और कम टर्न की ही होती है। अपनी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के अंदर तो मैंने देखा हुआ है, ठीक है। तो ये इतनी जो चीजें हैं कि आपकी कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या है, तो आपकी आर्मेचर के एक श्रेणी क्रम में यहां पर वाइंडिंग जोड़ दी जाती है। अब इस वाइंडिंग से होगा क्या, इस वाइंडिंग से होगा क्या? तो इस वाइंडिंग का फ्लक्स था, यानी कि जो हमने मेन फ्लक्स किया था, ये हमारा मेन फ्लक्स था और इसमें हमारा क्या पैदा हो रहा था? आर्मेचर के अंदर एक अलग से फ्लक्स पैदा हो रहा था। तो आर्मेचर का जो मेन जो फ्लक्स था, उस मेन फ्लक्स को आपका आर्मेचर का जो फ्लक्स था वो क्या कर रहा था? इसका विरोध करने वाले स्वभाव का था, क्योंकि लेंज का नियम था कि लेंज के नियम के अनुसार हमेशा जो करंट है या फिर जो आपका ईएमएफ है या जो फ्लक्स है वो हमेशा उन कारणों का विरोध करता है जिसके कारण वो पैदा होता है। तो इसके कारण ही आपका आर्मेचर का करंट है, आर्मेचर का जो फ्लक्स है वो मेन जो फ्लक्स था उसका क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि इस वाइंडिंग का फ्लक्स है और उसके साथ में आपकी एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग जुड़ी हुई है, यानी कि एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग जुड़ी हुई है। तो अब इसमें भी एक क्या होगा? फ्लक्स पैदा होगा, क्योंकि ये भी तो एक चालक है और ये भी फ्लक्स को काटेगी, तो इसमें भी एक ईएमएफ पैदा होगा। तो इसमें जब ईएमएफ पैदा होगा तो वो ईएमएफ किसके कारण पैदा हो रहा है? आर्मेचर के कारण पैदा हो रहा है। तो आर्मेचर के कारण अगर पैदा हो रहा है तो ये वाला जो फ्लक्स है किसका विरोध करेगा? इसका विरोध करेगा। तो ये फ्लक्स इसका विरोध करेगा तो क्या करेगा? इसको डीमैग्नेटाइज कर देगा, इसका मान क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो उसके बाद में कंपनसेटिंग वाइंडिंग के कारण ये जो आपका मेन फ्लक्स होगा उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने के बाद में ये जो जनरेटर होगा ये अपना क्या करता रहेगा? सही तरीके से काम करता रहेगा। चीज समझ में आ गई? यानी कि आपका ये जो फ्लक्स है कंपनसेटिंग वाइंडिंग का किसके कारण पैदा हुआ? आपका आर्मेचर के फ्लक्स के कारण। और लेंज का नियम हमें यही बताता है कि हमेशा जो करंट है या जो ईएमएफ है, जो फ्लक्स है, हमेशा उन कारणों का विरोध करता है जिसके कारण वो पैदा होता है। तो ये आपका कंपनसेटिंग वाइंडिंग के अंदर जो फ्लक्स पैदा हो रहा है वो आर्मेचर के कारण पैदा हो रहा है, तो इसी का विरोध करेगा और इसका विरोध करते करते इसको क्या कर देगा? डीमैग्नेटाइज कर देगा, जिसके कारण ये जो फ्लक्स जो है इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाएगा और आपका जो जनरेटर है वो प्रॉपर तरीके से काम करता रहेगा। इस तरीके से आपकी जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या करती है? काम करती है, वर्क करती है। समझ में आ गई? अब इसके बाद में अपने बात करते हैं
कम्यूटेशन की। कम्यूटेशन, कम्यूटेशन क्या है? तो कम्यूटेशन क्या होता है कि आपकी जो ये अपने आर्मेचर वाइंडिंग मान लेते हैं और यहां पर आपका क्या लगा हुआ है? कम्यूटेटर लगा हुआ है। ये आपका कम्यूटेटर लगा हुआ है। इस तरीके से आपकी आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है उसके क्या किए सिरे यहाँ पर शोल्डर किए होते हैं और यहाँ पर आपके कार्बन के क्या लगे होते हैं? ब्रश लगे होते हैं। यही स्ट्रक्चर होती है आपकी जनरेटर की। तो इस तरीके से आपकी आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है उसके सिरे जो है अलग अलग जो आपके कम्यूटेटर के जो सेगमेंट होते हैं उनके ऊपर शोल्डर किए होते हैं। तो जब आपका कार्बन का जो एक ब्रश है वो एक ब्रश क्या होता है कि ऐसे तो है नहीं कि वो केवल और केवल एक सेगमेंट को छूता रहेगा हमेशा। आपका जो शाफ्ट है, जब शाफ्ट घूमेगी तो शाफ्ट घूमने के साथ आपका कम्यूटेटर भी घूमेगा, लेकिन आपके कार्बन के जो ब्रश है वो कार्बन के ब्रश जो एक जगह पर आपने स्थिर किए हुए हैं, कार्बन के जो ब्रश है वो आपने यहाँ पर एक जगह पर फिक्स किए हुए हैं। तो जिसके कारण क्या होगा कि वो एक टाइम पर एक सेगमेंट को छुएगी, उसके बाद में धीरे धीरे अगला जब सेगमेंट आएगा तो उस टाइम क्या करेगी, पहले सेगमेंट को और जो आगे आने वाला जो सेगमेंट है उन दोनों को छुएगी, उसके बाद में जो दूसरा सेगमेंट आ रहा है उसको छुएगी। जैसे डायग्राम बना के देखने की कोशिश करते हैं। यही स्ट्रक्चर होती है, यानी कि ये आपकी कॉइल है और इस कॉइल के क्या है, यहाँ पर कम्यूटेटर के ये जो सेगमेंट है इनके ऊपर क्या किए हुए हैं, यहाँ पर ये सिरे शोल्डर किए हुए हैं, ये स्ट्रक्चर बनाई है वहाँ पे। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको हमने क्या किया, इस तरीके से जब बनाया है तो आपका यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, एक ब्रश लगा हुआ है। इसको हम लोग मानते हैं ए है, बी, सी, ये आपकी डी है। अब इस जगह पर नहीं मान के यहाँ पर मानते हैं। अब देखिए इस कंडीशन में आपका क्या हो रहा है कि आपका जो कार्बन का जब ब्रश है वो इस कंडीशन में क्या कर रहा है कि आपकी डी कॉइल और सी कॉइल, आपकी डी कॉइल और सी कॉइल दोनों जो वाइंडिंग है उनसे करंट ले रहा है, यानी कि यहां से करंट आ रहा है, इस तरीके से यहां से करंट आ रहा है, इस तरीके से आपका जो करंट आ रहा है वो ले रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपका जो करंट है वो यहाँ से आता हुआ बाहर निकल रहा है और यहाँ से आता हुआ इस तरीके से बाहर निकल रहा है। इस तरीके से आपकी जो कॉइल है उससे ये क्या कर रहा है, करंट ले रहा है। लेकिन क्या होगा कि एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये जो आपका कार्बन का जब ब्रश है वो यहाँ पर ना होकर, आपका कार्बन का जब ब्रश है वो यहाँ पर ना होकर इस कंडीशन में आ जाएगा। जब ये घूमेगा तो घूमने के बाद में पहले यहाँ पर था तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद में आप देखिए ये दोनों के दोनों जो कम्यूटेटर के जो सेगमेंट है इन दोनों को एक ही कार्बन का ब्रश क्या कर रहा है, छू रहा है। तो दोनों को एक ही कार्बन का ब्रश छू रहा है। तो आपके ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पर इसको छूने वाली ये जो कॉइल है, यहाँ से इस कॉइल को ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है, शॉर्ट सर्किट कर रहा है। इस कॉइल को आपकी जो सी कॉइल है उस सी कॉइल को क्या कर रहा है, ये ब्रश शॉर्ट सर्किट कर रहा है, यानी कि इसके अंदर जो करंट है वो यहाँ से इस तरह चल रही थी और इसके बाद में आपका जैसे ही अगले वाली जो रोटेशन आई है उस रोटेशन के बाद में ये क्या है, इस कॉइल को शॉर्ट सर्किट कर देगा और थोड़ा सा घूमने के बाद में, थोड़ा सा और घूमने के बाद में
यहाँ पर है, जब अपना ब्रश आएगा तो उसके बाद में आप देखिए क्या हो रहा है कि इस पूरी की पूरी कॉइल में इस टाइम हमारे यूज़ में नहीं आ रही थी, करंट नहीं हम लोग ले रहे थे, लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ से करंट आ रही है, लेकिन यहाँ से जो करंट आ रही थी वो केवल और केवल यहाँ पर आ रही है। अब क्या करेगी, ये इसकी तरफ जाने की कोशिश करेगी और कुछ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरीके से हवा में जो आपका ब्रश है उस ब्रश के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, जो हमें किस रूप में दिखाई देते हैं, स्पार्किंग के रूप में। यानी कि आपका जो कम्यूटेशन है उसमें क्या होती है, तो स्पार्किंग होती है ब्रशों के ऊपर है। और किस कारण से होती है आपकी स्पार्किंग है तो स्पार्किंग होती है आपकी क्योंकि आपकी कॉइल एक शॉर्ट सर्किट हो जाती है, और शॉर्ट सर्किट होने के बाद में अब इसके अंदर आप करंट देखिए कि इस तरीके से होगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यानी कि जो करंट है उस करंट की एक ही कॉइल में दिशा बदल रही है, और एक कॉइल में इस तरीके से होने से सेल्फ इंडक्शन जो है वो होता है। उसके कारण आपका क्या होता है कि यहाँ पर आपकी जो कॉइल है वो कॉइल क्या करती है, अगली जो कॉइल होगी वो हमारे कुछ इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर ब्रशों की तरफ आने की कोशिश करेंगे, जो हमें क्या करेंगे, स्पार्किंग के रूप में दिखाई देंगे। तो ये जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर होती है, आपका जो ब्रश होता है उस ब्रश के कारण जो एक कम्यूटेटर को सेगमेंट को छूते हुए, बाद में दो कम्यूटेटर के सेगमेंट को छूते हुए, फिर एक कम्यूटेटर के सेगमेंट को, फिर दो कम्यूटेटर के सेगमेंट को, फिर एक, इस तरीके से ये जब कम्यूटेटर जो अपना है उसके ऊपर जब कार्बन का ब्रश चलता है तो इसके कारण जो स्पार्किंग होती है उस स्पार्किंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन बोलते हैं। चीज़ समझ में आ गई। यानी कि कम्यूटेशन क्या है, तो आपका कार्बन का जो ब्रश है वो कार्बन का ब्रश जब एक कम्यूटेटर सेगमेंट से दो कम्यूटेटर सेगमेंट को एक बार, उसके बाद में एक सेगमेंट को फिर दो, इस तरीके से जब छूता है तो आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हवा में गति करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम लोग स्पार्किंग के रूप में दे सकते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम्यूटेशन बोलेंगे। अब इसके स्पार्किंग के कारण होगा क्या, तो स्पार्किंग के कारण क्या होगा कि आपका जो कार्बन का जो ब्रश है वो थोड़ा थोड़ा घिसेगा, और घिसने के बाद में आपका कम्यूटेटर है उसके ऊपर जमा होने लगेगा, या जैसे ही स्पार्किंग होगी तो यहाँ पर हीट पैदा होगी, ऊष्मा पैदा होगी। ऊष्मा पैदा होने के कारण जहाँ आपके कॉइल के सिरे सोल्डर किए हुए हैं तो ये जो सिरे हैं ये सारे के सारे उखड़ने का खतरा भी आपको रहता है। और उसके अलावा हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये जो आपका कार्बन का जो ब्रश है वो कार्बन का ब्रश इसके ऊपर जब घिसेगा और गर्म होगा तो उसके कारण आपकी जो सतह है वो सतह खुरदरी हो जाएगी, और सतह खुरदरी होने के कारण क्या होगा कि आपका कार्बन का जो ब्रश है वो सही तरीके से उसके ऊपर नहीं लगेगा, उछलते हुए संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेगा। जब उछलता हुआ संपर्क स्थापित करेगा तो स्पार्किंग ज़्यादा होगी, और उसके कारण आपका जो जनरेटर है उसके अंदर हीट भी ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये कम्यूटेशन के कारण ही होती है, ध्यान रखिएगा। यानी कि कम्यूटेशन के कारण क्या होता है, तो मेनली स्पार्किंग होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि कम्यूटेशन जो है उसको दूर हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। निवारण की बात कर लेते हैं। निवारण हम लोग जो है कम्यूटेशन जो है उसको दूर कैसे कर सकते हैं, या फिर इसका निवारण क्या होगा, इसकी बात करते हैं। तो निवारण के लिए सबसे पहला हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपकी जो प्रतिरोध है, अपना जो प्रतिरोध है वो ब्रशों का ज़्यादा रख सकते हैं। यानी कि ब्रश का प्रतिरोध बढ़ाकर, ब्रश का प्रतिरोध बढ़ाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्यूटेशन को कम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में
इंटरपोल वाइंडिंग करके, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में इंटरपोल वाइंडिंग करके। इसको अभी आगे देखते हैं कि ये क्या है। तीसरा, प्रतिरोध तार सीरीज वाइंडिंग के अंदर लगाकर ये जो तीन तरीके हैं, इनके द्वारा आपका जो कम्यूटेशन है उस कम्यूटेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। यानी कि आपका कम्यूटेशन जो है वो जिस तरीके से स्पार्किंग हो रही थी, तो ब्रशों का प्रतिरोध बढ़ाकर हम लोग क्या करेंगे, जब ब्रशों का प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ने के बाद में यहाँ पर जो स्पार्किंग है उस स्पार्किंग की मात्रा कम हो सकती है। कम्यूटेशन को हम लोग कम कर सकते हैं, खत्म बिल्कुल नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। यानी कि कम्यूटेशन को कम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर उच्च मान के ब्रशों का प्रतिरोध यूज करके, उसके बाद में आर्मेचर के श्रेणी क्रम में इंटरपोल वाइंडिंग स्थापित करके, उसके अलावा प्रतिरोध तार जो है सीरीज के अंदर लगाकर, और हम लोग जो है इसका कम्यूटेशन है वो कम कर सकते हैं। ये जो है नोट कर लीजिए। उसके बाद में देखते हैं इंटरपोल क्या है। इंटरपोल क्या है, इंटरपोल देखने की कोशिश करते हैं भाई। इंटरपोल बोल देते हैं इसको, अंतराध्रुव। इंटरपोल या फिर अंतराध्रुव, ये क्या समस्या है, ये क्या बला है, ये देख लेते हैं। इंटरपोल जो होते हैं ये आपका जनरेटर है, जिसमें ये आपकी क्या लगी हुई है, वाइंडिंग लगी हुई है, और यहां पर आपका क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग लगी हुई है अंदर की तरफ। तो आपके जो इंटरपोल होते हैं वो सबसे पहले बात यहां पर लगे होते हैं। यानी कि इंटरपोल कहां पर लगे होते हैं, इंटरपोल कहां पर लगे होते हैं, पहली चीज तो इंटरपोल आपकी बॉडी पर लगे होते हैं, बॉडी पर स्थापित किए जाते हैं। इंटरपोल कहां स्थापित किए जाते हैं, तो बॉडी पर स्थापित किए जाते हैं। अब दूसरी बात कि इंटरपोल की ध्रुवता क्या होती है, इंटरपोल की ध्रुवता यानी कि पोलरिटी क्या होती है। तो इंटरपोल की जो ध्रुवता है वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यानी कि जो आपका आर्मेचर की जो घुमाव दिशा है, आर्मेचर के जो घुमाव दिशा DOR जिसको बोलते हैं, जो आर्मेचर की जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, यानी कि घुमाव जो दिशा है, उसमें जो आगे आने वाला जो पोल होगा, उस आगे आने वाले पोल के अनुसार आपके जो इंटरपोल की क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। यानी कि आगे यहाँ पर कौन सा पोल आ रहा है, इस साइड में तो N आ रहा है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, आपकी N होगी। और इस साइड में फिर से N आ रहा है, इसके आगे की तरफ तो S आ रहा है, इसके आगे की तरफ S आ रहा है। तो ये इस तरीके से इनकी क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होती है इंटरपोल की, कि इंटरपोल जो है आगे आने वाला जो पोल होगा उसके अनुसार आपका जो है इंटरपोल की ध्रुवता निर्धारित की जाती है। ध्रुवता आगे आने वाले मुख्य पोलों के अनुसार,
आगे आने वाले मुख्य पोलों के अनुसार आपकी जो ध्रुवता है वो होती है। अब इसके बाद में अपने बात करते हैं कि इंटरपोल जो है, आपने पोल तो लगा रखे हैं लेकिन वाइंडिंग इसके अंदर किस तरीके की होती है। तो इंटरपोल के अंदर जो वाइंडिंग होती है वो आपकी मोटे तार व कम टर्न, मोटे तार व कम टर्न, मोटे तार व कम टर्न की आपकी यहां पर वाइंडिंग है वो उपयोग की जाती है इंटरपोल के ऊपर लपेटने के लिए। समझने वाली बात है, एग्जाम टाइम में इंटरपोल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाते रहते हैं डीसी जनरेटर के अंदर, तो ध्यान से याद करने की कोशिश कीजिएगा। मोटे तार एवं कम टर्न की वाइंडिंग है, तो मैंने अभी बताया कि मोटे तार और कम टर्न की वाइंडिंग कहाँ जुड़ती है ज्यादातर, तो सीरीज में। तो सीरीज में जुड़ेगी, और किसके सीरीज में, तो इंटरपोल कहाँ जुड़े होते हैं, तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में इंटरपोल जुड़े होते हैं। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में आपके जो इंटरपोल होंगे वो जुड़े होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं, इंटरपोल की ध्रुवता किसके अनुसार होती है, तो आगे आने वाले मेन पोलों के अनुसार आपकी जो इंटरपोल है उनकी ध्रुवता होती है। वाइंडिंग कैसी होती है, तो मोटे तार और कम टर्न की होती है। और कहाँ पर स्थापित होते हैं, तो बॉडी के ऊपर स्थापित होते हैं, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो मुख्य पोलों के अनुसार इसके अंदर टर्न कितने होते हैं, तो मुख्य पोलों का टर्न जो होते हैं, मुख्य पोलों के 1/3 होते हैं। यानी कि अगर जो टर्न है उसमें मुख्य पोलों के ऊपर 30 है तो इनके ऊपर 1 होगा। 1/3 जो है पोलों की संख्या पोलों के ऊपर जो है टर्नों की संख्या रहती है इंटरपोलों के ऊपर। ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंटरपोलों से रिलेटेड, इतने ही क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में आपको जो हमेशा 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, पिछली क्लास में भी जो दिए गए थे उनके जो है आंसर कर लेते हैं, और उसके साथ साथ में आपको जो है 2 नए क्वेश्चन देते हैं। तो जल्दी से जल्दी इनको नोट कीजिए। तो पिछली क्लास के अंदर जो आपको दिए गए थे 2 क्वेश्चन, वो 2 क्वेश्चन के देख लेते हैं कि दोनों क्वेश्चन क्या है और उनके आंसर क्या आएंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन क्या था कि प्राथमिक वैद्युतिक सेल, प्राथमिक वैद्युतिक सेल में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, प्राथमिक वैद्युतिक सेल में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना था। तो कई बच्चों ने कमेंट किया और कईयों ने नहीं किया है, तो कमेंट करते रहिए, जिससे ही हमें पता लगता है कि आपने क्लास को पूरा देखा है और क्लास आपको पसंद आ रही है और समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन आपको वही दिए जाते हैं जो आपको करवाए होते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि प्राथमिक सेलों के अंदर कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, प्राथमिक जो वैद्युतिक सेल है उनमें। तो पहला आपका दोष है स्थानीय क्रिया, स्थानीय क्रिया, स्थानीय क्रिया जो है, लोकल एक्शन जिसको बोलते हैं, स्थानीय क्रिया दोष भी आपका प्राथमिक सेल के अंदर आता है। और दूसरा ध्रुवण दोष, ध्रुवण दोष, ध्रुवण दोष बोल देते हैं, पोलराइजेशन बोल देते हैं, ध्रुवाच्छादन बोल देते हैं। ये दोनों दोष जो है ये आपके प्राथमिक सेल के अंदर आते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन जो दिया गया था आपको वो क्या था, तो मैट्रिक प्रणाली में, मैट्रिक प्रणाली में 1 HP बराबर कितने वाट होते हैं, तो 1 HP बराबर मैट्रिक प्रणाली में आपके 735.5 वाट होते हैं, 735.5 वाट होते हैं। और जब भी ब्रिटिश प्रणाली की बात आएगी तो 1 HP बराबर आपके 746 वाट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैलकुलेशन के लिहाज से भी और
इसको सीधा भी आपके एग्जाम टाइम में पूछा जा सकता है। और भारत में मैट्रिक प्रणाली लागू है, इसलिए 735 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। और कैलकुलेशन के लिए अगर कोई आंकड़ा हमें नहीं मिलता है 746 वाला, तो आपको 735.5 वाट ही लेना होता है। और आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या है, तो डीसी जनरेटर में आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है, आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए दोस्तों। और उसके बाद में आज का आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है कि हाइड्रोमीटर बैटरी में क्या काम करता है, बैटरी के लिए क्या काम करता है या बैटरी में क्या मापता है, आपको बताना है। तो हाइड्रोमीटर आपका बैटरी में क्या मापता है, जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि आपने शुरुआत से अंत तक क्लास को पूरा देखा है। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास आपको कैसी लगी है लाइक कमेंट और शेयर करके मुझे ज़रूर बताएं। और मिलते हैं आपसे डीसी जनरेटर की अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।